नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। इससे पहले आपने सेक्शन 13 का लेक्चर देख लिया है, उसी की कंटिन्यूटी में आप इस लेक्चर को देखिए आगे को। लेट्स स्टार्ट। वी हैव बीन डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ डिवोर्स। ये हमारी क्लास है आज की, है ना। तो वी हैव डिस्कस्ड सम पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज व्हाट द सेक्शन 13 एंड दिस द टॉपिक ऑफ डिवोर्स। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग द ग्राउंड्स ऑन विच ईदर ऑफ द पार्टी कैन सीक द डिवोर्स। हम वो ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं जिस पर कोई भी पार्टी, एनी ऑफ द पार्टी मीन्स हस्बैंड और वाइफ, मे सीक द डिवोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राउंड। कल हम लोगों ने एक बार सब पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डील इन डिटेल आउट ऑफ दीज टू ग्राउंड्स एंड वन इज वॉट द डिजर्शन, जिस पर आज का टॉपिक है कि उन डिजर्शन के बेस पर हाउ फार डिजर्शन इज ए ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स। ये आज का टॉपिक है और उसके लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं सेक्शन 13। हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो दिस इज वॉट सेक्शन 13। Please see this. This is section 13 clause 1. I read it for you and please see the barrett. अभी कोई और बात नहीं करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। वैसे any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may be dissolved on a petition presented by either the husband or the wife by a decree of divorce on the ground। इसका मतलब क्या है? What does it mean? Whatever is on the board before you, it means what? If any marriage has been solemnized before or after the commencement of this act, this act means Hindu Marriage Act। Hindu Marriage Act के commencement से पहले या बाद में किया गया कोई भी विवाह, any marriage solemnized either before or after the commencement of this act may be dissolved by a decree of divorce। उस विवाह को डिवोर्स डिक्री के द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इट मीन्स व्हाट? एनी मैरिज मे बी डिसॉल्व्ड बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स। ठीक, तो द क्वेश्चन इज व्हाट? हाउ ए मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड? बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स की डिक्री के द्वारा एक मैरिज को डिसॉल्व किया सकता है। ये कौन सी मैरिज हो सकती है? इट मे बी एनी मैरिज वेदर दिस मैरिज इज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ HMA और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द HMA। व्हाट इज द प्रोसीजर? ईदर ऑफ द पार्टीज, ईदर हस्बैंड और द वाइफ विल हैव टू प्रेजेंट ए पिटीशन। हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कि मुझे डिवोर्स चाहिए अदर पार्टी से। आई एम सीकिंग माई लॉर्ड, आई एम सीकिंग डिवोर्स फ्रॉम माई हस्बैंड और वाइफ एट द केस में भी। तो माई लॉर्ड क्या कहेंगे? बट रहे हैं यहां पर डिवोर्स। ऑन व्हाट ग्राउंड? किस ग्राउंड पे चाहिए? देन यू विल हैव टू ब्रिंग योर केस इन एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन क्लॉज 13 क्लॉज 1। 13 क्लॉज 1 में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं उनमें से किसी एक ग्राउंड में आपको अपना केस को लाना होगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर मेंस। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग डिवोर्स अंडर सेक्शन 13? सेक्शन 13 के अंतर्गत कौन कौन से आधारों पर डिवोर्स लिया जा सकता है? देन यू विल हैव टू मेंशन ऑल द ग्राउंड्स। एक क्वेश्चन मेंस में ये हो सकता है। देन देयर कैन बी द सेकेंड क्वेश्चन दैट there can be a problem based question or even a single question on any of the grounds। किसी एक आधार पर भी कोई क्वेश्चन मीन्स का बन सकता है, बेसिकली क्रुएलिटी की ग्राउंड पर या फिर डेजर्शन की ग्राउंड पर। यहां से क्वेश्चन बनता है मीन्स का फुल क्वेश्चन ऑन एनी ऑफ दिस ग्राउंड्स, बेसिकली क्रुएलिटी, डेजर्शन एंड थर्ड नंबर यू कैन टेक रिनंसिएशन। फिर तो किसी भी बना सकते हैं, छोटी प्रॉब्लम तो वो, लेकिन बेसिकली क्रुएलिटी और डिजेशन पर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। फिर क्या क्वेश्चन होंगे आपके इसमें कि जितनी भी ये ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस पर किसी के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में।
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर और आर नॉट द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, निम्नलिखित में से कौन सी डिवोर्स की ग्राउंड्स हैं या कौन सी ग्राउंड्स नहीं हैं. So basically what I want to convey to you that you must remember all these grounds perfectly. There should not be even a single doubt in your mind कि ये थी या नहीं थी. तो having told this, ये बताने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो I believe आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी. Come on, hurry up. चलिए फिर ग्राउंड्स की बात करते हैं. Did you get it so far or not? So let's proceed now. Petition can be presented on the ground. Number blah blah ये हम पढ़ चुके हैं, तो I will not repeat it. Now I will come to this only. This is 1B. This is 1B. 1A was with the cruelty and 1B is what the deserted. 1B deserted. इस पे हम बात करते हैं. Other party has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. ये समझिए आप लोग अभी है ना. What is this? This is one of the ground. This is one of the ground of seeking divorce. डिवोर्स को सीख करने की एक ग्राउंड ये है क्या कि जो अदर पार्टी है दैट इज रिस्पोंडेंट हैज डिजर्टेड द पेटिशनर. Suppose I am the petitioner, तो I will say, my lord, the other party whose respondent has deserted me. मुझे छोड़ दिया उसने त्याग कर दिया मेरा. He has deserted me. कितने दिनों के लिए? For a continuous period of not less than 2 years. Then that desertion has continued for minimum 2 years, my lord. 2 साल से I am deserted. He has deserted, he or she has deserted me for minimum period of 2 years, and the period will be calculated from the date of the presentation of the petition. आज अगर मैं प्लेन फाइल कर रहा हूं तो आज की डेट से पहले 2 साल तक. ठीक है. तो फिर कॉन्टिन्यूअस, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस. This is important. Please see the word continuous. Don't ignore this word. 2 years तो है ही, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे. And immediately. So this is the period of 2 years जिसको हम you can say the statutory requirement कह सकते हैं, statutory period कह सकते हैं. That should be 2 years. It is not 1 year then a gap and then 1 year. No, it is not. It will not be counted as continuous. This is continuously for 2 years. So desertion must be for 2 years. You can see the question in your prelims on the basis of these what 2 years ground, 2 साल के जो टाइम पीरियड है. You can see the question in your prelims on the word continuous. इस पर हो सकता है. And then the question can be from the immediately preceding with the presentation of the petition कि ये कैलकुलेशन कहाँ से होगी. तो ये तो आपके बात बनी यहाँ से 1B की डायरेक्ट लैंग्वेज से. बट डिजर्टेड किसे कहा जाए ये इंपॉर्टेंट है. नो देयर मे बी सो मेनी फनी एंड इंटरेस्टिंग केसेस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट डू यू मीन बाय द डिजर्टेड? इट मीन्स व्हाट? सौरभ बाबू गए कोर्ट में. ठीक है. सौरभ बाबू कहाँ गए? कोर्ट में. क्या हुआ? जनाब लुट गया, बर्बाद हो गया. क्या हुआ? पत्नी छोड़ गई है. क्या मतलब? सर वो डिजर्शन. वाइफ हैज डिजर्टेड मी. ओके. ठीक है. समन द वाइफ. नाउ वाइफ प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट. अब बताइए, शी विल फाइल हर WS. अब बात आएगी सामने कि हुआ क्या था कि जनाब मैंने इसको नहीं छोड़ा. जनाब इससे पूछो सौरभ कैसी बातें कर रही हैं. शी हैज लेफ्ट माई होम 3 years बैक. 3 साल से मैडम अपने घर में मैके में जाकर बैठी हुई और आप कह रही मुझे छोड़ा नहीं ना. जनाब मुद्दे पर आइए. When he used to come, जब ये आता था, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट, BA मैंने किया हुआ. अब ये कह रहा है कि जी बेरेक्ट पढ़ो, मुझे लॉ पढ़ा रहा है. दिन रात का टॉर्चर था मेरे साथ. कभी ये नोट्स पढ़ो, कभी वो नोट्स पढ़ो. मेरे एग्जाम मुझे देना नहीं है तो दिन रात का टॉर्चर. ये मैं मजाक की बात कर रहा हूँ. मीन्स कंडक्ट इसका ऐसा था कि आई वॉज फोर्स्ड टू लीव. आई डिड नॉट लीव द होम वॉलेंटरली. मैंने छोड़ा नहीं था. आई वॉज फोर्स्ड. समझे? सो नाउ यू विल सी
दी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केसेस कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं. हु इज डिजर्टर? सौरभ बाबू इज द डिजर्टर और द पुअर गर्ल इज डिजर्टर? हु इज डिजर्टर? यू विल हैव टू सी, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो आई बिलीव आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा क्लास में. तो हम लोग बढ़े आगे को. कम ऑन, इतनी बात मेरी समझ में आई या नहीं आई डिजर्शन के बेस पे? कम ऑन, you will have to understand the meaning of desertion with the help of explanation to 13.1. Meaning of the desertion has been given in that explanation. So whenever you will write the answer in your mains, you will have to mention not only the desertion ground but the meaning of the desertion as has been given in the explanation. आपको समझाना पड़ेगा. And now we need to understand that. So complete code क्या हुआ? 13.1.1b प्लस एक्सप्लेनेशन. तो desertion की ग्राउंड पर आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि पहले ऊपर जो क्लॉज है 13.1.1b एंड रेड विद द एक्सप्लेनेशन, इसे कहते हैं कंप्लीट लॉ ओवर द desertion. अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन के उसमें क्या मीनिंग दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिजर्शन. नाउ इट मीन्स व्हाट व्हेन सौरभ बाबू सेज दैट शी हैज डिजर्टेड मी, मेरा परित्याग कर दिया इसने, देन ही विल हैव टू ब्रिंग हिज केस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग गिवन इन द डिजर्शन. ठीक है, तो डिजर्शन मीन्स व्हाट? कम ऑन, सी दिस. डिजर्शन मीन्स द डिजर्शन ऑफ द petitioner. Petitioner is the person who is seeking divorce by the other party to the marriage. By the other party to the marriage. It means what? Desertion का यहाँ पे क्या हो गया? यानी कि petitioner को किसने छोड़ दिया? अपोजिट पार्टी ने डिजर्ट कर दिया है. और कैसे किया है? Without reasonable cause. And number one, you please see the board. Better it is you see the board. Read it with me. Without reasonable cause. Highlight this. And without the consent. Number one, number two, or against the wish of the party. समझे? ये हुआ, इसको समझिए. So सौरभ बाबू will plead that कि she left me without reasonable cause. She left me without reasonable cause. कोई कारण ही नहीं था जाने का. एंड विदाउट द कंसेंट, मेरी सहमति नहीं थी फिर भी चली गई है मेरे साथ छोड़ के. या फिर ये कहेंगे अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी. मैंने इसके जनाब हाथ जोड़े, पैर पकड़े, इसके शर्म आएगी आ रही, सबकी जग हंसाई होगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने इसके पैर तक पकड़े, नहीं रुकी है, चली गई छोड़ के मुझे. विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई कारण नहीं था जाने का और मेरी इच्छा के विरुद्ध गई. Now if he is able to prove that, if he is able to prove these facts within desertion, तो यहां ध्यान रखना. देखो, they have not explained the meaning of desertion. Desertion क्या कहना उन्होंने? means desertion means the desertion. तो desertion का जो meaning है that has not been defined actually. They have incorporated only two elements. कि यहां पर desertion कैसे होना चाहिए? It must be without reasonable cause and without the consent or against the wish of the party. समझे आप? So petitioner will have to prove number one that other party has deserted me. जो विरोधी पार्टी है, जो रिस्पोंडेंट है, उसने मुझे डिजर्ट कर दिया. अच्छा ठीक है. और आगे जनाब विदाउट रीजनेबल कॉज था. देयर वॉज नो कॉज, कोई कारण नहीं था ऐसा करने का. एंड दैट वॉज विदाउट माई कंसेंट, मेरी सहमति के बिना था या मेरी इच्छा के विरुद्ध था. अब देखो इसका मतलब क्या है. देयर मे बी डिजर्शन, देयर मे बी डिजर्शन, बट इफ देयर इज एनी रीजनेबल कॉज, अगर उसका कोई रीजनेबल कॉज है, जैसा कि हमारी फिक्शस स्टोरी में सौरभ बाबू की वाइफ ने बताया कि मुझे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, लगातार लॉ पढ़ाया जा रहा था, क्यों याद करूं मैं, खुद से तो याद होता नहीं है, मुझ पे टॉर्चर किया जा रहा है. तो रीजनल कॉज था. मैंने कहा ठीक है 2-3 साल पहले बन जाओ जज, तब आ जाऊंगी. तो आई वॉज फोर्स्ड. तो ये तो बड़ी बात, दूसरी बात हो गई. दूसरी क्या बात हुई? अब सौरभ बाबू हैं, ठीक है,
मान लीजिए वर्किंग वाइफ है और भाई साहब पढ़ रहे हैं अभी। अब मैडम आई घर पर, अभी तक मजे में हैं, खूब अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, एंड ही इज एंजॉयिंग, ही इज स्टडिंग एज वेल। अब जैसे ही वाईफाई ऐसे हो गए जैसे है ही नहीं यहां पर। मैडम ने कहा कि दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कुछ मतलब ही नहीं है, बीमार हूं, ये है वो है, दुनिया भरे का इनका यानी कि कंडक्ट ऐसा था, है ना, कंडक्ट ऐसा था। देयर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ कंडक्ट, यू नो, कि जहां हम लोग क्या चाहते हैं कि हम पर कोई एलिगेशन भी ना आए, है ना, और जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, तो वो वाला सीन हो जाता है कई बार। एक तो है घर से बाहर निकाल दिया, यू गो, ऐसा भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि यू क्रिएट द कंडीशंस, आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि सामने वाले को जाने के लिए मजबूर हो गया, और फिर आपने क्या, डिजर्टेड, ठीक है। देन इन दैट केस इट विल बी सीन वेदर देयर वाज एनी रीजनेबल कॉज और नॉट, क्या वहां पे कोई रीजनेबल कॉज था या जाने का। तो केवल लीविंग अवे विल नॉट बी इज सफिशिएंट, इट विल बी सीन कि डेजर्शन कैसे हुआ। डेजर्शन शुड बी अकम्पेन्ड विद व्हाट, विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई कॉज नहीं होना चाहिए, बिना कारण के गई या बिना कारण के चला गया। और सेकंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, विदाउट द कंसेंट, बिना सहमति के गया, ठीक है, ये भी हो गया, या अगेंस्ट द विश हुआ। तो इतनी बात प्लीज मुझे बताइए कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, हरी अप। चलिए, and includes, and next is what desertion includes, willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage। it includes, sometimes it means what, willful neglect, कि जानबूझ करके मेरा willful, जानबूझ करके मेरी उपेक्षा की जा रही है, तो इसको भी desertion माना जाता है। तो this is what we have seen, this it was the explanation। तो desertion का मीनिंग यहां पर था, please see this again, you see this। No, desertion means the desertion of the petitioner without, ये पूरी स्लाइड में आपको पढ़ा चुका हूं, for such reasons। Now you see, अब क्या हुआ, मान लीजिए सौरभ बाबू से पूछा गया, यू आर ओके, यू आर सीकिंग डिवोर्स ऑन द desertion। यस सर, आई एम सीकिंग डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ desertion। What do you mean by the desertion? Sir, desertion means desertion. Come on, explain it. Sir, explanation तो यही दिया गया है, desertion means desertion, है कि नहीं है? So it is not so. Desertion explanation is basically for incorporating these elements without reasonable excuse, without consent, or against the wish or willful contact. Basically, the meaning of the desertion, what do you mean by the desertion, has not been clarified or explained in the Bare Act. Legislature did not define it because there cannot be precise definition of this. इसकी कोई precise एक perfect definition नहीं हो सकती है, तो judiciary in various cases has tried to define it। इसका meaning होना क्या चाहिए, और उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, desertion means desertion, तो सेम वर्ड आ गया, उन्होंने कोई मीनिंग समझाया नहीं है, इसको समझिए अब क्या है। अब डेजर्शन की मीनिंग है क्या, ये समझिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। प्लीज रीड दिस। डेजर्शन मीन्स परमानेंट फोरसेकिंग और अबेंडनमेंट ऑफ वन स्पाउस बाय द अदर विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट द कंसेंट। ये इसको हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं दोनों पॉइंट को। हम लोग वी विल फोकस ऑन दिस परमानेंट फोरसेकिंग और अबेंडनमेंट। समझे, इसको समझिए, ये एक साथ यही पढ़ लीजिए साथ साथ, ये तो पढ़ाया मैंने आपको, प्लीज सी दिस, एक स्लाइड और पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। और डेजर्शन मीन्स टोटल repudiation of obligations of the marriage, withdrawal not only from a place but also from state of things। This is the word permanent, please highlight this, permanent forsaking और abandonment। क्या है ये?
कि डिजर्शन का मीनिंग है क्या है, कि डिजर्शन मीन्स परमानेंटली अबेंडनमेंट बाय वन स्पाउस ऑफ द अदर। एक स्पाउस के द्वारा दूसरे स्पाउस को जब परमानेंटली आप अबेंडन करेंगे, परित्याग कर देंगे। ऐसा नहीं है सौरभ बाबू ने क्या किया है ना, सौरभ बाबू बड़े गुस्सैल आदमी है, ठीक, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, चले जाते हैं खेत में चले जाते हैं, और फिर वाइफ जाती है मना के लाती है, ठीक है। तो एक बार जाकर वाइफ ने सोचा कि बार बार चला जाता है ना, तो एक हफ्ते का पीरियड हो गया, मनाने नहीं गए इस बार। अब भाई साहब वहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कहाँ बैठे हैं सौरभ बाबू, खेत में बैठे हुए हैं, लेकिन एक प्रिय बैल है, इनको पता है कि बैल को छोड़ूंगा तो घर पे जाके रुकेगा। पूंछ पकड़ ली बैल की, और बैल आगे आ गई, ये पीछे पीछे, छोड़ मुझे। बैल की पूंछ पकड़ के ये घर आ गए अपने, ठीक है। और क्या कहते हैं घर पे, आता नहीं, देखो मैं आता नहीं, ये तो बैल है जो मुझे खींच लाया, समझे। तो कई बार ऐसा भी होता है, पूंछ पकड़ी जाती है, पूंछ पकड़ने में सहारा होता है कई बार अपने स्टैंड को वापस लेना। तो क्या यहाँ पर आ रहे हैं कि अगर आप ऐसी हैबिट में हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट परमानेंट अबेंडनमेंट, ध्यान रखना इसमें। तो दिस डिजर्शन का एक एलिमेंट है परमानेंट फोरसेकिंग और अबेंडनमेंट बाय ऑफ वन स्पाउस बाय द अदर। एक स्पाउस के द्वारा दूसरे स्पाउस को परमानेंटली त्याग कर देना, जा मैं तेरा त्याग करता हूं, इस तरीके से, समझे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, त्याग का मतलब क्या है यहां पर, टोटल रिप्यूडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैरिज। जो यहां पर अबेंडनमेंट का मतलब है, यहां पर ये नहीं है कि इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल अबेंडनमेंट, कि आपने शारीरिक रूप से त्याग कर दिया, आप वहां रहते नहीं है, आपने स्थान चेंज कर लिया, वो भी है। लेकिन इसका एक मतलब यह है कि रेपुटेशन फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैरिज। तो विवाह की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो शादी के जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको रिप्यूडिएट करना मीन्स उनसे त्याग कर लेना। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये होता है घर छोड़ के चले गए, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप घर पर भी हो, लेकिन घर पर होने के बावजूद भी आप कोहैबिट नहीं कर रहे हैं, आप मैरिज की ऑब्लिगेशंस को निभा नहीं रहे हैं। बेसिकली यहां पर कोहैबिटेशन से ही है, समझे। तो इसको कहते हैं डिजर्शन। एक्चुअल डिजर्शन होता है और एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन भी होता है, समझे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि फिजिकली सेपरेशन हो, वो भी एक कंडीशन है, लेकिन यहां पर जो मेन जो जिस्ट है, जो कॉन्सेप्ट है डिजर्शन का, वो है रेपुटेशन फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैरिज। जो मैरिज की ऑब्लिगेशंस हैं उसको रिप्यूडिएट कर रहे हो आप, समझे। और कैसे कर रहे हैं, टोटल, पूर्ण रूप से आपने उसको रिप्यूडिएट कर दिया। विड्रॉल, देखिए ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको मेंस में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। विड्रॉल नॉट ओनली फ्रॉम ए प्लेस बट फ्रॉम ए स्टेट ऑफ थिंग्स। नॉट ओनली फ्रॉम ए प्लेस बट ऑल्सो फ्रॉम ए स्टेट ऑफ थिंग्स मीन्स केवल स्थान से ही नहीं। विड्रॉल मीन्स अपने को विड्रॉ करना, मतलब वहां से पीछे हट जाना। नॉट ओनली फ्रॉम ए प्लेस, एक स्थान से ही नहीं, फ्रॉम द स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब उस रिलेशनशिप से ही बाहर आ जाना जो आपकी मैरिड रिलेशनशिप है, स्टेट ऑफ थिंग्स। तो नॉट ओनली फ्रॉम द प्लेस, फ्रॉम ए प्लेस बट ऑल्सो फ्रॉम स्टेट ऑफ थिंग्स। तो ये है रेपुटेशन का एक्सप्लेनेशन। आगे बात करते हैं इस कोर्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं। डिजर्शन इज नॉट मैरिली एन एक्ट बट इंक्लूड्स कंडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सही है, देखिए। डिजर्शन इज नॉट मैरिली एन एक्ट बट इंक्लूड्स कंडक्ट। ये केवल एक एक्ट नहीं है, कोई कार्य ही नहीं है, इट इंक्लूड्स कंडक्ट एज वेल। क्या मतलब इस बात का, देखो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको एक्सप्लेनेशन का मीनिंग आपको आना चाहिए। बिकॉज अगर इफ देर इज ए क्वेश्चन लाइक दिस, out of following statements
निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से विच इज, कौन सा, ऑब्लिक आर या कौन से करेक्ट, सही है। तो आप फंस जाएंगे। नंबर 1 उसमें आ जाएगा डिजर्शन इज नॉट ओनली एन एक्ट बट इंक्लूड्स कंडक्ट। अब ये क्या बात हुई, हमने तो केवल डिजर्शन का केवल डायरेक्ट पढ़ा था, है ना। तो इसका मतलब समझ लीजिए, एन एक्ट का मतलब है एक्ट ऑफ डिजर्टिंग, लीविंग अवे, चले जाना, वो तो हुआ एक्ट। एक हुआ कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण करना, कि डिजर्शन में समटाइम्स कंडक्ट भी इंक्लूड है, विलफुल कंडक्ट, इस प्रकार का कंडक्ट करना कि दूसरी पार्टी जो है वो फोर्स हो जाए वहां से जाने के लिए। आपका कंडक्ट ऐसा है कि यू हैव अबंडन्ड एवरीथिंग, समझ रहे हैं आप, ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिज से आप बच रहे हैं। तो इसके अंदर कोई एक्ट नहीं कि सब चला गया झोला उठा करके, वो तो है ही है, लेकिन द कोर्ट विल सी द कंडक्ट एज वेल। इट मीन्स वो डिजर्शन मे बी बाय द कंडक्ट एज वेल। आप अपने आचरण, अपने बिहेव से भी डिजर्शन के लिए लायबल हो सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिजर्शन का मीनिंग समझा है वो ये है कि यहां पर इट इज व्हाट परमानेंट फोरसेकिंग और अबेंडनमेंट ऑफ द अदर स्पाउस, एंड दैट इज total reputation of the marriage obligations, and it may be from a place, it may be place, state of things, and it includes conduct as well. अब इसको आप इस तरीके से समझिए। कैसे समझेंगे आप लोग? जो हमारे रवि वर्मा है, ही इज द सेकेंड अभिनंदन, द ग्रेट सोल्जर, सही है। अब ये आर्मी है, आर्मी में है भाई साहब, रवि वर्मा द ग्रेट सोल्जर। लेकिन अब ये खूब जबरदस्त तरीके से अपने को बॉडी बिल्टअप कर रहे हैं और इंतजार में है कब चाइना एंड या पाकिस्तान से लड़ने का मौका मिलेगा। एक बार सूचना आ गई, मिस्टर रवि, यू आर बीइंग ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन द चाइना बॉर्डर लद्दाख। अगले दिन से रवि गायब। तो क्या कहेंगे आप इसको? आप सोल्जर जो भाग जाता है, क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं डिजर्टर, ठीक है, या भगोड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर हम उसको सोचें तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, जो डिजर्टर सोल्जर है, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज पोस्ट और फ्रॉम हिज ड्यूटी। उसके जो कर्तव्य हैं, उसकी जो ड्यूटी है, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम दैट। ए डिजर्टर इज ए सोल्जर हु रन्स अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, अपने ड्यूटी से भाग रहा है। और सौरभ बोस कौन है? ये विवाहित जीवन के सिपाही हैं, सही है। ही इज ए सोल्जर ऑफ मैरिड लाइफ, बट इफ ही रन्स अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज, इफ यू कैन से कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए मैरिड मैन, देन यू कैन से ही इज ऑल्सो डिजर्टर, वो भी एक डिजर्टर है, समझे। तो देर इज, यू कैन ड्रॉ एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड दिस। आप समझ रहे? एक सोल्जर है जो कहां से भागा? अपनी जिम्मेदारियों से भागा, है ना। एक विवाहित व्यक्ति है, वो अपनी विवाहित जीवन की जो उसकी जिम्मेदारियां हो सकती थी उससे भागा या उससे भागी। तो यहां पर डोंट गेट कंफ्यूज, डिजर्शन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द फिजिकल लिविंग, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज एज ए मैरिड पर्सन। जो विवाहित व्यक्ति के रूप में आपके जो कर्तव्य हैं, उनसे आप भागने को हम बोलेंगे डिजर्शन। सो बताइए, so a spouse is in desertion if he runs away from performance of his marital obligations. This is what the desertion. Now that running away may be what? Actually, when he actually leaves the matrimonial home permanently. एक तो ये हो सकती है, ठीक। तो एक तो ये हो सकती है कि मैट्रिमोनियल होम को, एक तो ये तरीका हुआ कि एक्चुअली लीव कर दिया, जो मैट्रिमोनियल होम था उससे ही भाई सब चले गए या मैडम चली गई। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या होता है, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली,
ही कॉन्टिन्यूज टू लिव इन द मैट्रिमोनियल होम, उसी मैट्रिमोनियल होम में ही कॉन्टिन्यूज टू लिव, उसमें रहता है वो, समझे, लेकिन refuses to fulfill or abandons his matrimonial obligations, जो उसकी मैट्रिमोनियल obligations हैं उसको वो ही abandons, नहीं करता, मैं रहूंगा भी यहां पर। इसे कहते हैं छाती पर मूंग दलना। अगर आ जाए हिंदी में वाक्य प्रयोग, मुहावरे प्रयोग, यहीं रहेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन दी desertion, meaning of the desertion. तो it may be the actual living or it may be desertion even with the co-living, साथ साथ रहने पर भी desertion हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आपके उसमें बहुत अच्छे तरीके से मन मस्तिष्क में बैठ गई होगी बात ये। continues to live in the matrimonial home but abandons his matrimonial obligations, इसी को कहते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम स्टेट ऑफ थिंग्स, इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स से बाहर आना। नाउ अब इससे आप अच्छी तरह समझ के होंगे कि बेसिकली ये जो डेजर्शन है ना, दैट फॉल्स अंडर 3 कैटेगरीज। नंबर 1, देयर में कैन बी एक्चुअल डेजर्शन, देयर कैन बी कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन, एंड थर्ड इज व्हाट द विलफुल नेग्लेक्ट। सो अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, देयर कैन बी द एक्चुअल डेजर्शन। एक्चुअल डेजर्शन, टाटा बाय बाय, जा रहे हैं, या फिर वही हुआ महात्मा बुद्ध डिजर्टेड हिज वाइफ, ठीक है, बच्चे सो रहे हैं, चले गए, एक्चुअल डेजर्शन हो गया। कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन कहां पर हो गया, साथ में रह भी रहे हैं और तब भी अलग है, सही है, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन। और विलफुल नेग्लेक्ट हुआ कि इस तरीके से नेग्लेक्ट करना, ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन से रिजेंबल करता है। एक फॉर नेग्लेक्ट इस तरीके से करना कि उसको भी डेजर्शन माना जाए। तो वी विल हैव टू अगेन स्टडी दिस टॉपिक विद इन द 3 हेडिंग्स, एक्चुअल डेजर्शन, कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन एंड विलफुल नेग्लेक्ट। एंड बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन पे यू कैन सी शॉर्ट नोट इन योर मेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। और जो फ्रेशर्स हैं, जो यहाँ पर अभी पहली बार आए हैं, उनको मैं ये जरूर कहूँगा कि आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस ऑफ द मेंस, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन हरियाणा जुडिशरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा जुडिशरी कंप्लीटली अदर उससे अलग हो, बेसिकली वो हरियाणा का है तो हरियाणा कह रहे हैं हम, लेकिन वो सभी जगह कवर होता है। इन दोज क्लासेस आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ शुड यू राइट द आंसर्स, और क्या क्या वहाँ पे गलती है। वो सारी क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। उससे क्या फायदा होगा आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, जो नोट्स पढ़ रहे हैं, वहां से कितना पिक करना है, कितना याद करना है। तो वहां से आपको बहुत आइडिया लगेगा। दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर हाउ टू स्टडी, वो भी अपने आप में एक पार्ट है। तो डोंट इग्नोर दोज क्लासेस इवन यू आर अ फ्रेशर इफ यू हैव नॉट कवर्ड एनी सब्जेक्ट। आपको जैसे अभी आप भी लर्निंग कर रहे हैं ना, आज की ये जो क्लास है इसमें आप लर्निंग तो कर रहे हैं, ऐसे ही वहां पर उन क्लासेस में भी लर्न कीजिए। अगर आप लिख के दिखाना नहीं चाहते हैं अभी, इफ यू आर नॉट इन दैट कैपेसिटी, तो एटलीस्ट यू सी दोज क्लासेस, उन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, उससे आपका दिमाग फट जाएगा। फटने का मतलब है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, आपको आइडिया लग जाएगा प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है फ्रॉम द डे 1। फिर आपको जैसे नोट्स दिए गए होते हैं, देखो ये जो नोट्स दिए गए होते हैं ना, ये दिए जाते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी। यू कैन नॉट यूज रेडीमेड कि भी जाकर आंसर चिप देंगे, लेकिन व्हेन यू विल अटेंड दोज क्लासेस आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से पार्ट मुझे रटने हैं, कौन कौन से पार्ट मुझे रटने नहीं है। तो उससे बहुत फायदा हुआ आपको। तो जो लोग लाइव क्लासेस करते हैं, वेल एंड गुड, दे आर इन्वाइटेड, अदरवाइज एटलीस्ट वॉच द वीडियोज, दैट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक्चुअल डेजर्शन की बात करते हैं और कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन, विलफुल नेग्लेक्ट की बात करते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए।
प्लीज ऐसे जरूर करना, ठीक। और अब ज्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक। चलो